नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 95 सीटों पर हुआ मतदान। देश में कई जगह हिंसा, कई बड़े नेताओं की किस्मत हुई ईवीएम में बंद। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्ति ने फेंका जूता, पार्टी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव बाल बाल बचे। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भाजपा को झटका, राजकुमार रिणवा शामिल हुए कांग्रेस में। और भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की कुल 95 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान के दौरान बंगाल में कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई। चोपड़ा में तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। इस दौरान एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम टूट गई। दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर वोटरों में धन बांटे जाने के संदेह के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया। वहीं त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 15.79 करोड़ मतदाता 1629 उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला करेंगे। 5 राज्यों की 68 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए यूपीए में सीधा मुकाबला है। 3 राज्यों की 9 सीटों पर गठबंधन नहीं बल्कि भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की फसलों का सही दाम देंगे, लेकिन उन्होंने जो झूठ बोला अब 5 साल के बाद उसकी सच्चाई देश के सामने है। 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी देश में है। नोटबंदी के बाद फैक्ट्रियां बंद हुई, छोटे दुकानदारों का धंधा बंद हो गया। हर राज्य का युवा बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति की डींगे हाँकते हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं, युवाओं की बेरोजगारी की बात नहीं करते। क्या इनकी बात करना देशभक्ति नहीं है? कांग्रेस अध्यक्ष ने जनसभा में कहा कि चौकीदार ने नोटबंदी करके और गब्बर सिंह टैक्स लागू करके देश की जनता का पैसा उद्योगपतियों की जेब में डाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार यही पैसा उद्योगपतियों की जेब से निकालकर गरीबों की जेबों में डालने जा रही है। 20% गरीबों के खाते में सीधे 72,000 रुपए डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के केवल 2.5 जिलों तक सीमित करने में कामयाब रही है। देश के किसी अन्य हिस्से में पिछले 5 साल में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। पीएम मोदी ने गुजरात के अमरेली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात में जो कुछ सीखा उससे उन्हें 2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध के दौरान मदद मिली। उन्होंने देश में पहले हुए बम विस्फोट के विभिन्न मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के किसी अन्य हिस्से में पिछले 5 वर्ष में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। हम आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के केवल 2.5 जिलों तक सीमित करने में सफल रहे हैं। उन्होंने देश में कांग्रेस नेतृत्व पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरदार सरोवर परियोजना 40 वर्ष पहले पूरी हो गई होती तो गुजरात बहुत बेहतर जगह होती। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव पर एक व्यक्ति ने जूता फेंक दिया। जिस दौरान जूता फेंका गया, जीवीएल साध्वी प्रज्ञा के भोपाल से उम्मीदवारी के बारे में जानकारी दे रहे थे। तुरंत हरकत में आते हुए भाजपा मुख्यालय के स्टाफ ने व्यक्ति को तुरंत पकड़ा और बाहर ले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी शख्स का नाम शक्ति भार्गव है और वह पेशे से डॉक्टर हैं। पुलिस फिलहाल भार्गव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जूता फेंके जाने की घटना के बाद भी बीजेपी प्रवक्ता राव संयमित नजर आए और उन्होंने कोई बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने आगे अपनी बात जारी रखी। इस घटना पर बीजेपी प्रवक्ता निलिन कोहली ने कहा कि जिस भी शख्स ने ये किया और अगर किसी के कहने पर किया तो ये बेहद दुखद है। ये अमर्यादित आचरण है और लोकतंत्र में इसके लिए जगह नहीं है। इससे पहले पी चिदम्बरम और अरविंद केजरीवाल पर भी जूता फेंकने और स्याही फेंकने की घटना हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसे।
उन्होंने कहा कि महागठबंधन के साथ ही कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की बात कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वे अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक भाजपा कार्यकर्ताओं के शरीर में जान है, तब तक कश्मीर को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता है। अमित शाह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद 2 जगह मातम छाया हुआ था, एक पाकिस्तान में, दूसरा कांग्रेस के खेमे में। शाह ने भूपेश बघेल की सरकार को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिले। इसके लिए यहां की कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर कानून व्यवस्था का कैसा मखौल उड़ाया है। वह आतंकवाद की आरोपी हैं। वहीं इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ उमर अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा कि साध्वी को फौरन फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि इनका षड्यंत्र यही था। उमर अब्दुल्ला को अपनी जानकारी ठीक करनी चाहिए। मुझे स्वास्थ्य के आधार पर जमानत नहीं मिली है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना के सीजेएम कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की है। सुशील मोदी ने इससे पहले ही ट्वीट कर कहा था कि मोदी उपनाम के सभी लोगों को चोर कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि वाद दायर करूंगा। सुशील मोदी ने कोर्ट से इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 2 साल की सजा सुनाने की मांग की है। साथ ही कोर्ट से आग्रह किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को पटना कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी काम हमारी सरकार ने यूपी में किए थे, सारे काम योगी सरकार ने बिगाड़ दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2014 में आप लोगों ने चाय वालों पर विश्वास किया था, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनी, क्योंकि बिना दूध के चाय अच्छी नहीं बनती। वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। नामांकन पत्र भरने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में गठबंधन के पक्ष में वोटों की बारिश हो रही है। 7वां चरण आते आते कितने वोटों की बारिश होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को केवल 5 नहीं बल्कि 7 सालों का हिसाब देना होगा। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल किया। पूनम सिन्हा ने रोड शो भी किया। पूनम के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और डिंपल यादव भी मौजूद रहे। पूनम का मुकाबला राजनाथ सिंह से है। पूनम पहले रोड शो करके पर्चा भरने वाली थी, फिर कार्यक्रम में बदलाव के चलते साधारण तरीके से नामांकन दर्ज किया। पूनम अपने बेटे के साथ पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची थी। वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मेनका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। मेनका ने पर्चा दाखिल करने से पहले शहर में एक बड़ा रोड शो किया। मेनका का रोड शो शास्त्री नगर स्थित आवास से शुरू होकर शहर का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले मेनका गांधी ने पूजा अर्चना भी की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को राजस्थान में झटका लगा है। वसुंधरा सरकार में देवस्थान मंत्री और रतनगढ़ से 3 बार विधायक रहे राजकुमार रिणवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रिणवा ने चूरू में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। राजकुमार रिणवा ने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। पूर्व मंत्री रिणवा ने कहा है कि बीजेपी को अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा कि रफीक ने भाई के नाते मदद करने का आग्रह किया। बीजेपी के लिए मैंने 15 साल काम किया, बंगाल में जाकर पार्टी के लिए काम किया। मैं 26,000 से जीता हुआ था, लेकिन बिना कारण बताते हुए मेरा टिकट काटा गया। भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो मोदी को गालियां दिया करता था। भाजपा के विधायक कालीचरण सराफ ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में कालीचरण सराफ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सराफ ने सीकर में दिन दहाड़े नवविवाहिताओं के अपहरण की निंदा की। उन्होंने कहा कि 40 घंटे बाद भी विवाहिता का कोई सुराग नहीं लगा। कालीचरण सराफ ने कहा कि कांग्रेस के शासन में आने के बाद से प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री दलित के हित की बात करते हैं, दूसरी ओर राजसमंद में दलित लड़कियों को घोड़ी से उतार दिया गया। जोधपुर में दिन दहाड़े लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। मुख्यमंत्री के बयान पर भी कालीचरण ने निशाना साधा। गहलोत साहब ने कहा कि केवल हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती, पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक की है हमारे देश के प्रति। हमारे देश की सरकार को पता नहीं, हमारे देश की जनता को पता नहीं, इनके नेता राहुल गांधी को पता नहीं। मुझे लगता है कि गहलोत साहब और इमरान खान साहब के बीच में कोई हॉटलाइन चल रही है, यानी इमरान साहब डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, इनको बताते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। यानी इससे ज्यादा बेहुदा बयान, शर्मनाक बयान कोई हो नहीं सकता। यानी हमारी सेना ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका तो सबूत मांगते हैं, और बेशर्मी की हद हो गई। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। मैं पूछना चाहता हूं गहलोत साहब से, वो तारीख बताएं, समय बताएं, और किसने उनको सूचना दी इस बात की, इसका ब्यौरा वो, क्योंकि वो राजस्थान की 7 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कैसे कही, क्यों कही, इसके बारे में जनता को जानने का अधिकार है। जयपुर अपनी बनावट, प्लानिंग, आर्किटेक्ट, हेरिटेज मॉन्यूमेंट से लेकर खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर शहर के सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में विजिटर्स की एंट्री फ्री रही। सभी इमारतों पर विजिटर्स का सांस्कृतिक अंदाज में तिलक लगाकर नृत्य के साथ स्वागत किया गया। हवा महल में रंगोली बनाई गई। इस मौके पर आने वाले विजिटर्स को ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। नाहरगढ़ फोर्ट और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में भी फ्री एंट्री रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।